नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 31 अगस्त के एडिटोरियल सेशन की और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। इन ऑर्डर टू सक्सीड योर डिज़ायर फॉर सक्सेस शुड बी ग्रेटर देन योर फियर फॉर फेलियर। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको जितना डर है आपकी असफलता को लेकर, उससे कहीं अधिक प्रबल आपकी इच्छा होनी चाहिए आपको सफलता के लिए, तब जाकर सफलता मिलती है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, आपकी प्रबल इच्छाएं ही आपको पहुंचाएगी सफलता तक। आशीष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। ये इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए जो नए जुड़ते हैं चैनल पर हर दिन, इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर आप जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, करंट अफेयर्स का वीडियोज़ अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। ठीक है, तो ये आप एक बार विजिट करें, पता लग जाएगा कौन सा कोर्स आपके लिए उपयोगी है। ई बुक के सेक्शन में जाएंगे तो एक वोकेबलरी की ई बुक उपलब्ध है, एक आपको डिफेंस के बच्चों के लिए, एयरफोर्स और नेवी के लिए खासकर एक बुक उपलब्ध करवाई गई है। ये भी आप ज़रूर जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन देखेंगे समझ में आपको आ जाएगा। एक ये बैच जो कि हम परसों से स्टार्ट करेंगे वेंसडे से। कल तो वीडियो नहीं आ पाएगा, ठीक है, कल मैं आउट ऑफ टाउन रहूँगा, व्यस्त रहूँगा, तो कल वीडियो अपलोड नहीं होगा, यूट्यूब पर भी नहीं होगा, एप्लीकेशन पर भी नहीं होगा। वेंसडे से हम रेगुलर करेंगे इस चीज़ को। तो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का बैच वेंसडे से स्टार्ट होगा। 2 सेशंस पर डे होते हैं, जिनमें से एक सेशन तो यही होता है जो यूट्यूब पर मिलता है शाम को 5 बजे। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध नहीं होता, वहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाता है। पीडीएफ किस चीज़ का होता है, जो भी वोकेबलरी हम डिस्कस करते हैं वो एग्जाम्पल सेंटेंसेस सहित वहाँ पर आपको मिल जाती है। तो उसके लिए आप ये बैच में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करेंगे कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन है, वी आर नाउ रिलायबली लर्नड दैट ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन द बैंक रॉबरी। यहाँ दोस्तों गलती है कि ये अभी फिलहाल पैसिव का स्ट्रक्चर आपको दिया है, जबकि ये सेंटेंस वास्तव में एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। पैसिव का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आर के स्थान पे हैव आना चाहिए। ये कहना चाहता है कि हमने इस बात को जान लिया है। अब चूंकि जानने वाले वी हैं, सब्जेक्ट वी है, तो जब सब्जेक्ट वर्ब से पहले होता है तो यकीन मानिए और इस बात पर ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बात नोट भी कर लीजिएगा कि जब भी आपको वर्ब से पहले सब्जेक्ट मिलता है तो वाक्य एक्टिव वॉइस का कहलाता है, और एक्टिव वॉइस के वाक्य में इस प्रकार का स्ट्रक्चर बी प्लस थर्ड फॉर्म बनती नहीं है, इसलिए गलत था ये। तो ये कह रहा है कि हमने इस बात को समझ लिया है, जान लिया है, हमें भरोसा हो गया इस बात पर कि वह बैंक डकैती में शामिल था। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, और मैथमेटिक्स टीचर ऑफन एम्फसाइजेज ऑन द नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एक बात तो आपको काम की बात याद रखनी है, जो हमने एडिटोरियल्स डिस्कस करते हुए सीखा भी है, नीड के साथ में फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब भी इससे पहले आर्टिकल हो तो देख सकते हैं दे लगा रखा है, इस कारण से यहाँ पे फॉर का प्रयोग है। दूसरी बात आपको समझनी है कि इम्फेसिस के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। इम्फेसिस के साथ में कोई प्रेपोजिशन, सॉरी इम्फेसाइज में नहीं आता है, इसको इम्फेसाइज कर दो। कोई प्रेपोजिशन नहीं आता जब ये वर्ब के रूप में है, लेकिन अगर इम्फेसिस दे रखा है जो कि एक नाउन होती है तो उसके साथ में हम ऑन लगाते हैं, ये बात ध्यान रखना। जब इम्फेसाइज है, वर्ब है, जैसे कि ये दे रखा है, तो इसमें ऑन नहीं आएगा, जबकि अगर इम्फेसिस होता तो यहाँ पे ऑन आता। ठीक ऐसा ही हम फॉलो करते हैं स्ट्रेस वाले केस में भी। STRESS स्ट्रेस होता है, अगर नाउन है तो हम उसमें ऑन लगाते हैं, वर्ब है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। कहना क्या चाहता है, हमारे मैथमेटिक्स टीचर हैं वो अक्सर जोर देते हैं प्रैक्टिस की आवश्यकता पर। नंबर 3 पे है, माई सिस्टर एंड माई सेल्फ आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। तो एक बात तो आप नोट करिएगा, इनवाइट और इन्विटेशन इन दोनों के साथ में टू लगता है, एक बात। दूसरा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब उसका सब्जेक्ट उससे पहले दे रखा हो। तो इससे पहले इसका सब्जेक्ट तो है नहीं, मतलब आई मिलना चाहिए था इससे पहले। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट के बगैर नहीं आता है सेंटेंस में, इस कारण से यहाँ पे आई की आवश्यकता है, आप माई सेल्फ नहीं लगाएंगे। ए पार्ट में गलती है, और कहना ये चाहता है कि मेरी सिस्टर और मैं दोनों खुश हैं, आपका जो इन्विटेशन है डिनर के लिए आपने हमें इन्वाइट किया है उसको एक्सेप्ट करके हम खुश हैं, ये इसका ट्रांसलेशन है। तो आज का एडिटोरियल हम स्टार्ट करेंगे फॉर द वीकेस्ट, कमज़ोर, सबसे कमज़ोर जो तबका है उसके लिए आरक्षण को लेकर ये एक आर्टिकल है। SC शेड्यूल्ड कास्ट के आरक्षण को लेकर, उस पर सब कैटेगरीज को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। आसान है, कोई ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन वर्ड्स काफ़ी सारे सीखने को मिलेंगे, तो पेन और नोटबुक लेकर तैयार रहें। ज़रूर से सेशन को एंड तक देखें। मैं हमेशा कहता हूं कि 4-5 मिनट 10 मिनट देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप इसको कंप्लीट देखते हैं और पूरी चीज़ों को नोट करते हैं, फिर समय समय पर उसको रिवाइज़ करते हैं, तब जाकर आपको इस सेशन को लेने का फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ फॉर्मेलिटी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं और करना चाहूँगा आपसे। एक मुद्दा चल रहा है
एनटीपीसी एसएससी के लिए स्पीकअप हैशटैग स्पीकअप कुछ करके आप समझते हैं कौन से मुद्दे की बात मैं कर रहा हूँ। मेरे पास भी मेल्स आए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, कमेंट बॉक्स में भी कुछ कमेंट्स आप देख सकते हैं, और आज जब भी वीडियो प्रीमियर होगा उस समय भी काफ़ी सारे बच्चे हैशटैग करके ऐसा डालेंगे। प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा मैं आपके साथ नहीं, बिल्कुल मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ। जब सीजीओ वाला सीजीओ कॉम्प्लेक्स में अगर आपको ध्यान आ रहा हो मुद्दा, जब एसएससी के लिए परीक्षाओं को सही तरीके से आयोजित करने की धांधली के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब स्टूडेंट्स एकजुट हुए थे, दिल्ली सीजीओ कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा हुए थे, अगर आपको पता हो और उस समय से अगर जुड़े हुए हैं तो मैं वहाँ जाकर आया था, आप लोगों की मांग मैंने भी रखी थी, वो सब ठीक है, मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ। लेकिन एक बात बता देता हूँ आपको, और आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझनी चाहिए इस बात को कि ये एक भारत में एक्चुअल में, हमारे देश में बात कर रहा हूँ, और देशों को तो मैं जानता भी नहीं हूँ क्या है क्या नहीं, मैं कभी गया नहीं हूँ। हमारे यहाँ पे मुद्दे सर्च किए जाते हैं, उन मुद्दों पर न्यूज़ चैनल्स अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए उन मुद्दों को लगातार चलाते हैं। आप देख सकते हैं सुशांत राजपूत, ये एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स, मैं खास करके अर्णव गोस्वामी जी की बात कर लूँ, आप देखें टीआरपी कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। वो इसीलिए, ये सब दिखावा मात्र है और कुछ नहीं है। अगर आपको समझ में आता है तो समझिएगा इस बात को, है ना। ये केवल दिखावा मात्र है, कुछ नहीं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। केवल ये टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में इस प्रकार से शो चलाते हैं, लगातार चलाए जाते हैं। आपने देखा अभी ये जो मुद्दा चला है स्पीकअप हैशटैग स्पीकअप करके, एनटीपीसी और एसएससी, चूँकि एसएससी वाले कोई भी एग्ज़ाम 4-4 साल 5-5 साल लगा देते हैं, 3-3 साल लगा देते हैं, एग्ज़ाम नहीं करवा पाते सही ढंग से, एनटीपीसी एग्ज़ाम अब तक नहीं हुआ है, उसको लेकर ये जो मुद्दा चल रहा है बिल्कुल मांग जायज़ है। आपके साथ अहित नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट तैयारी करता है, इस आशा में करता है कि टाइम पर एग्ज़ाम लगेगा, हम लोग तैयारी करके उसमें बैठेंगे, अपीयर होंगे, सेलेक्ट होंगे और उसके बाद में जीवन आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही है आपका सोचना, लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत ये है कि आप लोग बार बार में अगर इसी के पीछे पड़ जाओगे, जो मुद्दा उठना था वो उठ रहा है ना, मीडिया में है मुद्दा, यूट्यूबर्स, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, मेरे साथी लोग हैं, उठा रहे हैं इस मुद्दे को, पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, लेकिन किसी ने ईमानदारी से मुद्दा उठाया होगा, उस पर व्यूज़ बहुत अच्छे आ गए होंगे, टॉपिक ट्रेंड करने लगा होगा, तो उसके बाद में और जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया, केवल इसीलिए कि ट्रेंड कर रहा है, टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, तो हम लोग भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। माफ़ी चाहूँगा, मैं ये काम नहीं करना चाहता, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि आपको पढ़ाऊँ अच्छे से, आपको समझाऊँ चीज़ों को आसान बनना सिखाऊँ, क्योंकि मैं नेता नहीं बनना चाहता। और आजकल क्या है कि आपकी मांग को उठाने वाला नेता स्टूडेंट्स को चाहिए। माफ़ी चाहूँगा, इस चैनल पर वो चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पर मैं ज़रूर आपके साथ हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसके साथ हमेशा खड़ा मिलूँगा। और मैं मानता हूँ इस बात को कि आपके साथ अहित है, नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इस चीज़ में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि मुद्दा तो उठ चुका है, अपने आप चलता रहेगा। अब लगातार आप वही चैनल देखें जहाँ पर ये मुद्दा उठ रहा है, आप उसी को शेयर करने में लगे रहें, आप और लोगों से डिस्कस करते रहें, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और ये बात कहाँ तक पहुँचानी है आपको, ये बात सरकार तक ही तो पहुँचानी है। आपने देखा होगा, मैंने भी शायद कल देखा था, कल या परसों की बात है, मन की बात एक चलता है, शो चलता है प्रधानमंत्री जी का। उस शो पर आप देखिए, डिसलाइक्स की संख्या देखिए, लाइक की संख्या देखिए, खुद समझ में आ जाएगा कि उनको समझ में आ गई ये बात ही है, ठीक है ना। आप काफ़ी बार कहते हो सर आप इस तरह पढ़ाया करो, आप अगर एक बार बोलोगे तो भी मैंने देख लिया वो, और अगर आप उसको कॉपी करके बहुत बार पेस्ट करोगे तो भी मैंने देख लिया। ठीक वैसा ही यहाँ पे है, उनको समझ में आ गया है चीज़ें, है ना, सरकार को समझ में आ गई है, उनको पता है कौन सा मुद्दा है, युवा आक्रोशित है। एसएससी के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, जब ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स में विरोध जताया था स्टूडेंट, तब भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है, उनको अच्छे से पता है। डिसलाइक्स की संख्या आप देख लो, डिसलाइक्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, लाइक की संख्या बहुत कम है, तो उनको पता नहीं है क्या कि ये स्टूडेंट्स का आक्रोश है। तो अगर करना होगा तो वहीं से कर देंगे। फिर बार बार में आप अगर यूट्यूबर्स से कहते हो, रिक्वेस्ट करते हो, सर आप भी इसके बारे में बोलिए, मेरे बोलने मात्र से कुछ होगा नहीं, मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, ठीक है ना। और इसलिए आप ये रिक्वेस्ट करनी छोड़ें, और दूसरों के साथ ये शेयर करना, ये करना, वो करना, शेयर करो, ये करो, ये इसका हिस्सा ना बनो। मान गया मैं कि बिल्कुल सभी मान रहे हैं इस बात को कि आपके साथ अहित हो रहा है, लेकिन चूंकि अब ये चीज़ें कह सकते हो कि अब मार्केट में आ गई हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स वाले भी शायद उठा लें, हो सकता है कोई उठा ले, एनडीटीवी जैसे रवीश कुमार जी हैं, वो उठाते हैं मुद्दों को स्टूडेंट्स के, वो उठा लेंगे मुद्दा। तो आप लोग इस परेशानी में ना पड़ें, आप लोग पढ़ने पर ध्यान दें, अपनी तैयारियां जारी रखें, फालतू के इस प्रकार की राजनीति का हिस्सा ना बने, क्योंकि हमारे यहाँ पे मुद्दे निकाले जाते हैं केवल राजनीतिकीकरण करने के लिए। अगर आपको समझ में आता तो समझना, नहीं समझ में आता और आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो कोई खास बात नहीं है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर द
फॉर द वीकेस्ट का मतलब है सबसे कमज़ोर तबके के लिए, सबसे कमज़ोर तबका एससी की बात यहाँ पे की गई है। वीकेस्ट यहाँ पे डिग्री सुपरलेटिव है। और आपको एक बात और पता होगी कि द प्लस एडजेक्टिव जो आप लगाते हो तो इसका मतलब प्लूरल नाउन से होता है। द प्लस एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो मतलब वीक पीपल से है, ठीक है ना। वीक पीपल मान लीजिए इसको, तो द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन है, तो ये सबसे कमज़ोर तबके के लिए, सबसे कमज़ोर वर्ग के लिए है। तो देखो जो भी रेड कलर से है और अंडरलाइंड पार्ट है वो सब्जेक्ट है, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता रहा हूँ। जो ब्लू कलर में दे रखा है वो सारे के सारे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं। उन वर्ड्स का वर्णन या तो यहाँ मिल जाएगा या पीडीएफ में मिल जाएगा। खैर अगर पीडीएफ अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं मैं बता दूंगा यहाँ पे, तो नोट कर लीजिएगा मेरे साथ साथ। तो सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? कोजेंट रीजंस दिए हैं। रीजंस नाउन है, कोजेंट एडजेक्टिव है। कोजेंट का मतलब मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग, फोर्सफुल, पावरफुल, कन्विंसिंग, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही मजबूत कारण दिए हैं किसके लिए? रिकंसिडरेशन मतलब पुनर्विचार के लिए। कंसिडर का मतलब सोचना विचारना होता है, री लगा देते हो तो दोबारा हो गया। रिकंसिडरेशन का मतलब पुनः सोच विचार के लिए। और क्या पुनः सोच विचार? ऑफ द वर्डिक्ट, उस निर्णय के बारे में, उस न्याय के बारे में, गिवन बाय ए 5 जज बेंच। वो निर्णय, वो न्याय जो कि 5 जज बेंच के द्वारा दिया गया है। 5 जज की बेंच का मतलब क्या है? एक ऐसी पीठ, एक ऐसी बेंच जिसमें 5 जजेस थे, ठीक है। अब आप ये पूछो कि सर 5 जजेस क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न बनता है और आपके कॉमन एरर्स में प्रश्न पूछा भी गया है। एसएससी की खासकर बात कर रहा हूं मैं, पूछा गया था ये प्रश्न। इसमें ये होता है कि नंबर प्लस नाउन आप लगाते हो, नंबर आ गया फिर नाउन आ गया फिर नाउन आ गया, तो एक पूरा ही पद जो है कंपाउंड एक नाउन बन जाता है। और ऐसी स्थिति में आप इसको समझने के तौर पर यूँ समझ सकते हो कि चूंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाते हैं तो एडजेक्टिव प्लूरल फॉर्म में नहीं आता है। और वैसे इसको याद रखें कि नंबर के ठीक बाद जो दूसरी नाउन होगी, जो मतलब पहली नाउन होगी, 2 नाउन होंगी नंबर के बाद में, जो ये वाले नाउन है ना, ये प्लूरल कभी नहीं होती, ऐसे याद रखो इसको। तो कह रहा है कि 5 जजेस की बेंच के द्वारा जो निर्णय दिया गया था, वर्डिक्ट का मतलब जजमेंट से है, ठीक है, जो निर्णय दिया गया था उसके रिकंसिडरेशन के लिए, उसके पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी पुख्ता यहाँ पे कारण दिए हैं, काफ़ी मजबूत सबूत दिए हैं, है ना, रीजंस दिए हैं। तो ये जजमेंट कब आया था? 2004 में। क्या आया था कि स्टेट लेजिस्लेचर्स, तो जो राज्य विधान मंडल वगैरह हैं, हैव नो पावर, उनमें उनके पास कोई ऐसी पावर नहीं है टू क्रिएट सब क्लासिफिकेशंस, की वो सब क्लासिफिकेशंस कर दें। सब क्लासिफिकेशन समझ गए? एक तो क्लासिफिकेशन कर दिया जनरल है, ओबीसी है, एससी है, फिर एक क्लासिफिकेशन एससी के अंदर और कर दिया आपने, पिरामिड बना दिया कि एससी के अंदर भी ये कैटेगरीज आती हैं इस प्रकार से, है ना। तो उनके पास सब क्लासिफिकेशंस करने का अधिकार नहीं है। किसमें? अमंग द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है, एससीज के अंदर आने वाले जो हैं तबके हैं उस लिस्ट में। और वो लिस्ट नोटिफाई किसके द्वारा की गई? नोटिफाई का इन्फॉर्म करना भी होता है, नोटिफाई का डिक्लेयर करना भी होता है। तो वो लिस्ट जो किसके द्वारा की गई थी? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। मैं रिपीट कर देता हूं यहां तक। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी मजबूत यहाँ सबूत दिए हैं, काफ़ी मजबूत कारण दिए हैं किसके? कि पुनर्विचार करना चाहिए। किसके बारे में पुनर्विचार? 2004 में एक 5 जज की बेंच का जो निर्णय था उसके बारे में। उस निर्णय में क्या था? उस निर्णय में ये कहा गया था, जजमेंट में ये कहा गया था कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो सब क्लासिफिकेशंस को क्रिएट करें, ठीक है। और किस में? शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में। और वो शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट को नोटिफाई करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो उसमें सब क्लासिफाई करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास नहीं है, ये निर्णय था। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी मजबूत यहाँ पे रीजंस दिए हैं कि हाँ रिकंसिडर करने की जरूरत है उस जजमेंट को। अ 5 जज बेंच हेडेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट 5 जज बेंच है। ये रटने की जरूरत ही नहीं है, बुक्स में लिखा होता है ना रूल नंबर ये, और लिखा होता है कि हेडेड बाय आएगा तो पहले वाला सब्जेक्ट देखकर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आप समझ जाओ ना अच्छे से, कि 5 जज की बेंच, फिर कह रहा है कि जस्टिस अरुण मिश्रा के द्वारा इसको हेड किया गया था। इस बेंच ने क्या किया? तो बेंच ही करेगी ना, वो तो हेड जिसने किया वो तो एक अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए हम पहले वाला सब्जेक्ट देखते हैं। तो 5 जज की बेंच ने ये बात की पुष्टि की है, अफर्म किया है, मतलब पुष्टि की है। क्या? द कंपिटेंस ऑफ द स्टेट्स, कंपिटेंस का मतलब क्षमता होती है, ठीक है। तो स्टेट्स की क्षमता को, स्टेट्स की कंपिटेंस को अफर्म किया है टू गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। प्रेफरेंशियल का मतलब लिखेंगे आप स्पेशल, विशेष, प्रिविलेज्ड, ठीक है, विशेष, कि स्टेट्स के पास कंपिटेंस है कि वो विशेष ट्रीटमेंट दे सकता है टू द वीकेस्ट, सबसे कमजोर तबकों को, अमंग द शेड्यूल्ड कास्ट, किस में?
शेड्यूल्ड कास्ट में जो भी सबसे वीकेस्ट तबका है उनको विदाउट डिप्राइविंग अदर कास्ट ऑफ एनी बेनिफिट। और वो कैसे? इस चीज़ के बगैर। मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है कि डिप्राइव के साथ में ऑफ आ रहा है। डिप्राइव ऑफ का मतलब क्या होता है? वंचित कर देना होता है। तो बगैर अन्य जो कास्ट हैं, अन्य जो जातियां हैं, उनको बेनिफिट से वंचित किए बगैर। ऐसा नहीं है कि इसको करते समय आप मतलब दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित करें, उनको भी अधिकार मिलने चाहिए इसके बगैर। मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। 5 जज की बेंच है, जस्टिस अरुण मिश्रा ने हेड की थी। इस बेंच ने ये बात की पुष्टि की है, अफर्म किया है कि स्टेट्स के पास कंपिटेंस है क्या करने का? विशेष ट्रीटमेंट देने का। किसको? जो एससीज के अंदर, जो शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर सबसे कमज़ोर तबका है उनको। और वो भी कैसे करे? दूसरे कास्ट के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए, उनको वंचित नहीं करना है। ठीक है, अब आगे देखो। द कोर्ट हैज़ नोटेड दैट, कोर्ट ने नोट किया है कि, कोर्ट ने नोट किया है क्या? दैट एससी लिस्ट कंटेंस की जो ये शेड्यूल्ड कास्ट की जो लिस्ट है, इसको भी अंडरलाइन मानना, ये भी पूरा सब्जेक्ट है। ये समाहित करता है बहुत सारी कास्ट को और कैन नॉट बी ट्रीटेड, और इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है ना। किस रूप में? होमोजीनस ग्रुप के रूप में। होमोजीनस का मतलब लिखना, होमोजीनस का मतलब है अलाइक या फिर सिमिलर। ठीक है, एक जैसी, एक जैसे ग्रुप में कि ये सजातीय ग्रुप है। एक तो होता है हेटेरोजेनस, HETERO, तो वो होता है विजातीय, ये होता है सजातीय, एक समान। तो यहाँ पे कहना चाहता, कोर्ट ने ये बात नोट की है कि शेड्यूल्ड कास्ट की जो लिस्ट है उसमें अनेकों जातियाँ शामिल हैं और इनको आप ट्रीट नहीं कर सकते होमोजीनस ग्रुप के रूप में कि ये एक जैसा है, ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। इट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, इट सुप्रीम कोर्ट के लिए दे रखा है, इसने रिकॉग्नाइज किया है, माना है, पहचाना है। थर्ड फॉर्म आ गई हैज के साथ। द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स, ऑब्लिगेशन बाध्यता होती है स्टेट्स, राज्य, टू आइडेंटिफाई कि वो पहचाने फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दो सेक्शंस। तो यहाँ पे इसको ऐसे जोड़िए कि वो पहचान करें उन सेक्शंस की, उन वर्ग की जिनको क्या मिलना है? विशेष अधिकार मिलना है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना है। विद इन द एससी कम्युनिटीज, विद इन का मतलब उसके भीतर, भीतर किसके भीतर? एससी कम्युनिटीज के भीतर। टू हुम, जिसको, टू प्रिपरेशन, इस कारण से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ गया। रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैड नॉट ट्रिकल्ड डाउन, ट्रिकल डाउन का मतलब होता है कोई भी पिरामिड है उसके मतलब धीरे धीरे प्रभावित करना हर एक वर्ग को, रिस्क कर मतलब रिश्ते चलना, इस ऐसा मान लो ये कुछ है। और इसके इस प्रकार से ट्रिकल डाउन का मतलब अंतिम जो है ना, बॉटम मोस्ट है, उसके पास भी वो चीज़ पहुंचे, उसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन। ठीक है, देख सकते हो, हैव एन इफेक्ट ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे प्रभावित करना, इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन। तो जिनको रिजर्वेशन बेनिफिट्स, आरक्षण के लाभ हैड नॉट ट्रिकल डाउन, नहीं मिले थे, प्रभावित नहीं किया था, ठीक है, एंड वर इन द सेम स्टेट, और वैसे ही अवस्था में थे, और बैकवर्डनेस, पिछड़ेपन की, फॉर डिकेड, दशकों से पिछड़ेपन की उसी अवस्था में वो हैं। तो यहाँ तक की बात ये कहना चाहता है, इसने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि ये स्टेट्स की ड्यूटी बनती है, बाध्यता बनती है कि वो उन तबकों को पहचाने जिन तबकों को विशेष यहाँ पे ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। एससी कम्युनिटीज़ के बीच वो तबके जिनको दशकों से अभी तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है और वो वैसे ही पिछड़ी हालात में हैं जैसा कि पहले हुआ करते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। रिजर्वेशन का मतलब ही ये है ना कि अगर पिछड़े हुई हालत में हैं तो उसको फिर उस हालत को सुधारा जाए, रिजर्वेशन दिया जाता था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये स्टेट्स अब बाध्य है इस चीज़ के लिए, स्टेट्स की ड्यूटी बनती है कि वो उन तबकों की पहचान करे। एससी कैटेगरी के अंदर ही बता रहा है, एससी कम्युनिटीज़ में उन तबके, बहुत सारे तबके हैं, बहुत सारी यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, है ना। इन कम्युनिटीज़ के अंदर ऐसे मतलब तबकों को पहचाने जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिला और जो दशकों से पिछड़ी हुई हालत में ही हैं। फिर कह रहा है द बेंच हैज़ डिसअग्रीड, तो ये जो बेंच है, ये 5 जज की जो बेंच है वो असहमत हो गई विद द फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन का मतलब निरूपण होता है, निरूपण मतलब कोई चीज़ बनाने की प्रक्रिया। इन ईवी चिन्नई वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये केस का नाम है भाई। तो इस केस में ये असहमत हो गई दैट क्लासीफाइंग शेड्यूल्ड कास्ट इनटू ग्रुप्स, कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है, एससी है, उसको ग्रुप्स में क्लासीफाई करना, उसको ग्रुप्स में बांट देना। अमाउंट्स टू, ये बराबर है किसके? टिंकरिंग विद द प्रेसिडेंशियल लिस्ट। टिंकरिंग का मतलब क्या होता है? छेड़छाड़ करना। टिंकर का मतलब है टेम्पर विद, इंटरफेयर विद, मेडल। और अमाउंट टू का मतलब क्या होता है? बराबर होना, टेंट अमाउंट टू इक्वल टू, कि ये बराबर है किसके? प्रेसिडेंशियल लिस्ट, प्रेसिडेंट ने जो लिस्ट बना कर दे रखी है ना एससीज की, कि ये एससी कैटेगरी में आएंगे, उस लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करने के बराबर है।
बात समझ में आ गई? कहना चाहता है कि जो बेंच है अरुण मिश्रा वाली, जो 5 जजेस की बेंच थी, ये असहमत हो गई इस फॉर्मुलेशन को लेकर, इस केस की बात कर रहा है ना, इस निरूपण को लेकर जो भी इसके अंदर बताया गया था। क्या बताया गया था इसमें ये बताया गया था कि शेड्यूल्ड कास्ट की जो लिस्ट है उसको अगर आप ग्रुप्स में बांट देते हो तो ये बराबर है कि आप प्रेसिडेंशियल लिस्ट जो है उससे छेड़छाड़ कर रहे हो। ये बात इनका मानना नहीं था, ये इस बात से सहमत थे। भाई कहने का मतलब एससी कैटेगरी है, उसको अलग अलग और कैटेगरीज में, ऐसे सब कैटेगरीज में क्लासीफाई करने की बात है ऐसे। अब ये कह रहा है जो अधिकार इनको है वही अधिकार इनको भी मिले, क्योंकि ये भी वीकेस्ट तबका है ना भाई। जब इसको ही आपने आरक्षण दिया है तो ये आरक्षण का लाभ इन सबको बराबर मात्रा में मिले, तो ये कहना चाहता है। तो शुरुआत में क्या कहा कि भाई ये राज्य विधानमंडल जो है ना, उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार से अलग कैटेगरीज में उनको दे दे सब कुछ, ये कहना चाहता है। देखो आगे, ऑल्सो साथ ही साथ द कॉन्स्टिट्यूशन में दे लगता है, पार्लियामेंट में नहीं लगता है। ये बात मैंने बार बार में रिपीट की है, बताया आपको। पार्लियामेंट संसद को बोलते हैं, वहां पे दे नहीं लगाना है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होता है, यहां दे लगाना है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन किया गया कब? इन 2018 में। टू इंट्रोड्यूस किसके लिए? आर्टिकल 342A के तहत, है ना, आर्टिकल 342A जो है ना उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, ये एक आर्टिकल का नाम है। तो ये कह रहा है कि संविधान को संशोधित किया गया, अमेंड का संशोधन करना है, संशोधित किया गया 2018 में। किसके लिए? ताकि 342A को इंट्रोड्यूस कर सके। अंडर विच, जिसके तहत, किसके तहत? इसके तहत द प्रेसिडेंट नोटिफाई, जिसके तहत प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, नोटिफाई करना, इन्फॉर्म करता है, डिक्लेयर करता है। इन कंसल्टेशन विद द स्टेट्स, राज्यों के साथ परामर्श करके, राज्यों से चर्चा करके, द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, क्या चीज? बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को, विद ए कैविएट, एक चेतावनी के साथ। कैविएट का मतलब होता है वार्निंग, एडमोनिशन, कॉशन, एक चेतावनी के साथ। चेतावनी क्या है? वो चेतावनी जो कि बराबर है, सिमिलर में 2 लगता है, और सिमिलर के साथ साथ ये भी आपने अगर नोट किया हो, टेंटामाउंट में 2 लगता है, इक्वल में 2 लगता है, तो बराबर मतलब होता है समान है। ये बताने वाले शब्द जो होते हैं वहां पे सभी में 2 लगता है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक चेतावनी के साथ जो कि सिमिलर है, द वंस इन रेस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, चेतावनी के साथ जो कि बराबर है, द वंस, उनके, इन रेस्पेक्ट ऑफ मतलब के संदर्भ में, शेड्यूल्ड कास्ट, आर्टिकल 341, शेड्यूल्ड कास्ट का विवरण इस आर्टिकल में है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, इसका 342 में है। इसके बराबर दैट पार्लियामेंट, मैंने कहा था पार्लियामेंट्स वाले आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ आर्टिकल नहीं है कि संसद जो है कैन मेक इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स, इंक्लूजन इंक्लूड करने का प्रोसेस, शामिल करने की प्रक्रिया, ये एक्सक्लूड से बनता है एक्सक्लूजन्स, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, कि पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है, वो शामिल भी कर सकती है और हटा भी सकती है। इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट में से किसी को शामिल कर सकती है, किसी को हटा सकती है। एंड दैट वंस सच ए चेंज नोटिफाइड, और अगर ऐसा कोई भी बदलाव एक बार हो जाता है, अ चेंज को देखकर इज है, इज नोटिफाइड पैसिव वॉइस है, इट शैल नॉट बी वेरीड बाय एनी सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर बदलाव आ गया तो इसको वेरीड मतलब होता है, वेरी का मतलब भिन्नता लेना, तो वो भिन्न नहीं होगा किसी भी सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन, मतलब सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद वाले, आफ्टरवर्ड्स कह सकते हो, या फिर आप इसको कह सकते हो फॉलोइंग। तो ये कभी बाद में होने वाले जो भी कोई मतलब नोटिफिकेशन है उसमें कोई मतलब भिन्नता इसके द्वारा नहीं आएगी। यहाँ तक की बात अगर रिपीट करूँ तो ये कहना चाहता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसको अमेंड किया गया, उसका संशोधन किया गया 2018 में। किसके लिए संशोधन किया गया था? 342A को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिसके तहत राष्ट्रपति डिक्लेयर करता है कि राज्यों के साथ चर्चा करके राष्ट्रपति यहाँ पे डिक्लेयर करता है कि जो बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट है ना, तो यहाँ पे देखो कोमा का महत्व है, हर एक चीज़ को ध्यान समझेंगे तब समझ में आया कनेक्टिविटी किससे बैठ रही है। तो जिसके तहत यहाँ पे डिक्लेयर करता है, क्या ये डिक्लेयर करता है, यहाँ बीच में जो दे रखा है वो तो ये है कि डिक्लेयर तो करेगा लेकिन साथ में राज्यों के साथ चर्चा भी करनी है। तो राज्यों के साथ चर्चा करते हुए प्रेसिडेंट यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को डिक्लेयर करता है 342A के तहत, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, संविधान को संशोधित किया गया 2018 में, और क्यों संशोधित किया गया? 342A को इंट्रोड्यूस करने के लिए। 342A के अधीन होता क्या है कि राष्ट्रपति यहां बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को डिक्लेयर करता है, चर्चा किससे करता है? स्टेट्स के साथ में, और यहां पे एक चेतावनी देता है विद ए कैविएट सिमिलर टू द वंस इन रेस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट,
जैसे यहां पे चेतावनियां दी गई हैं, जैसा कुछ कहा गया है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के विषय में, वैसे यहां पे एक चेतावनी है। क्या चेतावनी ये है, इस देखो शेड्यूल्ड कास्ट का वर्णन मिलता है आर्टिकल 341, ये आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति का विवरण किससे मिलता है, आर्टिकल 342 में। तो जैसा इसके अंदर दे रखे हैं कुछ कैविएट्स, वैसी ही चेतावनी यहां पर 342A के तहत भी दी गई है। क्या कि पार्लियामेंट जो है वो इस लिस्ट में किसी को शामिल भी कर सकती है, किसी को हटा भी सकती है, और अगर किसी को हटा दिया, किसी को शामिल कर लिया, मतलब ऐसा कोई बदलाव यहां पे कर दिया, तो फिर बाद वाले किसी नोटिफिकेशन का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, ये उससे कोई चेंज नहीं होगी। वेरी का मतलब चेंज करना मान सकते हो। देखो एक तो वेरी ये होता है, ये तो होता है बहुत इंटेंसिफायर है ना, एडवर्ब है। एक वेरी ये होता है, इसका मतलब होता है भिन्नता लाना, चेंज करना, ठीक है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस, अब लेखक पूछ रहा है कि इसका प्रभाव क्या है, वोट को देखकर इज है, इसका प्रभाव क्या है। द कोर्ट सेज, कोर्ट कहता है कि इट कुड मीन दैट, कि इसका मतलब ये हो सकता है, कुड यहां पे पॉसिबिलिटी बता रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है, कोर्ट को देखकर सेज आ गया, इट को देखकर यहां पे कुड है, तो कोर्ट कहता है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि दैट जस्ट एज द बीसी लिस्ट, बैकवर्ड क्लास लिस्ट, कि जैसे कि बैकवर्ड क्लास की लिस्ट जो है वो डिवाइड की जा सकती है बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड, कि पिछड़ा वर्ग और अधिक पिछड़े वर्ग में, वैसे ही द सेम कैन बी डन अमंग एससीज टू, वैसा ही यहां पे एससीज कास्ट में भी कर सकते हो, पिछड़े हुए और अधिक पिछड़े हुए। इसका मतलब ये है, बात समझ में आ गई। आगे देखिएगा, एज ईवी चिन्नय, ये केस का नाम था, इज ऑल्सो ए वर्डिक्ट, तो जो जजमेंट दिया गया था इस केस में बाई ए बेंच, एक पीठ के द्वारा, पीठ को बोलते हैं, जजेस की जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं, विद अ स्ट्रेंथ ऑफ 5, जो 5 सदस्य थे उस बेंच में, अरुण मिश्रा ने हेड किया था, बताया था ना। तो चूंकि ईवी चिन्नई जो है वो एक वर्डिक्ट है, एक बेंच के द्वारा जिसकी संख्या 5 थी, द मैटर हैज बीन रेफर्ड, तो इस मैटर को रेफर कर दिया गया। रेफर किसके पास किया गया, उसके लिए 2 लगेगा, एक अधिक बड़ी बेंच, मतलब जिसमें 5 से अधिक सदस्य हो उस बेंच के पास इसको रेफर कर दिया गया। तो चेन्नई जो केस है, इसमें जो जजमेंट दिया गया था वो 5 सदस्य की बेंच के द्वारा दिया गया था, इसलिए इस मैटर को अधिक बड़ी बेंच के पास रेफर कर दिया गया। इफ द जजमेंट इज रिकंसीडर्ड, अब लेखक कह रहा है कि यदि जजमेंट को रिकंसीडर किया जाता है, अगर इस पर पुनर्विचार किया जाता है, तो इट वुड प्रोवाइड वेलकम रिलीफ टू स्टेट्स, तो ये यहां पे एक स्वागत योग्य कदम होगा, वेलकम रिलीफ होगा, राहत की बात होगी स्टेट्स के लिए, राज्यों के लिए। वो राज्य, अब दैट यहां रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वो राज्य जो कि चाहते हैं फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, क्या करना, अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना, ऑब्लिगेशन बाध्यता, अनिवार्यता जो राज्यों की है ना, उसको फुलफिल करना, टू द कास्ट, उन मतलब जो कास्ट के प्रति उनकी बाध्यता बनती है, जातियों के प्रति उनको फुलफिल करना, विद इन द एससी कम्युनिटीज, और वो जातियां जो किस में आती हैं, एससी कम्युनिटीज के अधीन आती हैं। और एससी कम्युनिटीज दैट लगा रखा है, वो एससी कम्युनिटीज जिन्होंने क्या किया है, मेड द लिस्ट प्रोग्रेस, जिन्होंने बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं की है। बताया था ना कि ऐसा भी तबका है जो दशकों से पिछड़ा बना हुआ है, कोई प्रोग्रेस उसमें नहीं हुई है। रिपीट कर देता हूं, इफ द जजमेंट इज रिकंसीडर्ड, यदि इस जजमेंट को रिकंसीडर, क्यों ये बात उठी, क्योंकि ऊपर कहा गया है कि 5 सदस्यों की बेंच ने निर्णय दिया था, इस कारण से बड़ी बेंच के पास निर्णय भेज दिया गया है। तो अगर इसको फिर से देखा जाता है तो इसका मतलब फिर ये होगा कि ये स्टेट्स के लिए, वो राज्य जो कि प्रयास कर रहे हैं कि जातियों के प्रति उनके कुछ अनिवार्यताएं हैं, बाध्यताएं हैं, उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए एक राहत की बात होगी, ठीक है। और वो एससी कम्युनिटीज के भीतर जो कास्ट आती है उनकी बात कर रहे हैं, और वो कास्ट, वो कम्युनिटीज जो कि बहुत कम उन्होंने प्रोग्रेस की है, बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं की है, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंट केस, वर्तमान केस के अंदर, द अफेक्टेड स्टेट्स, तो प्रभावित राज्य, ये नाउन है और ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, तो वर्तमान केस में जो प्रभावित राज्य है वो पंजाब, वो पंजाब है, ठीक है। विच वॉन्टेड, पंजाब के लिए विच है, जो चाहता था टू गिव प्रेफरेंस टू बाल्मीकीज एंड मजहबी सिख्स, वो क्या चाहता था कि विशेष यहाँ पे क्या किया जाए, विशेष यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाए। प्रेफरेंस का मतलब स्पेशल को कहा था, प्रिविलेज कहा था, विशेषाधिकार दिया जाए किसको, बाल्मीकीज को, और मजहबी सिख को, ये कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जातियां हैं। अमंग सीट्स, उन सीट्स के लिए जो रिजर्व्ड हैं, आरक्षित हैं एससी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो यहां पे वर्तमान केस किसका चल रहा है, पंजाब का। पंजाब क्या चाह रहा था, पंजाब चाह रहा था कि बाल्मीकि जो मजहबी सिख हैं उनको यहां पे विशेषाधिकार दिया जाए उन सीट्स के लिए जो कि एससी कैंडिडेट्स के लिए ही आरक्षित है। बट द मेजर वॉज स्ट्रक डाउन, लेकिन ये जो एक कदम है, मेजर है, इसको क्या कर दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया, नलीफाई कर दिया गया।
मतलब किसी भी कानून आदि को समाप्त कर देना, ठीक है। लेकिन ये जो एक कदम है इसको हाई कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया। और हवाला किसका दिया, इस केस का, कि भाई इस केस में ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करें। इसीलिए इसको रिकंसिडर करने के लिए बड़ी बेंच के पास रेफर किया गया है कि भाई आप भी इस मुद्दे को देखो, क्योंकि उस बेंच ने अरुण मिश्रा जी के द्वारा जो हेड की गई बेंच है उसने निर्णय दे दिया था, और उसका हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि भाई उस केस का उदाहरण देख लो, वहां ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं होगा। हम एससी के तहत आने वाले कास्ट को विशेष यहां पे कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, रिक्लासीफाई आप नहीं कर सकते, राज्य का अधिकार ये नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये हो सकता है, रिक्लासिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि ये विशेष उन तबकों की बात है, विशेष करके जो तबके एक्चुअल में जो दशकों से अभी तक उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। तो यहां जो मजहबी सिख और वाल्मीकि को आरक्षण देने की बात थी, एससी कैंडिडेट्स रिजर्व जो सीट है उनके लिए, तो इस मुद्दे को जो पंजाब ने उठाया, हालांकि हाई कोर्ट ने यहां पे स्ट्रक डाउन कर दिया उसको। ये थर्ड फॉर्म है स्ट्राइक की, है ना, नलीफाई कर दिया, हवाला दिया ईवी चिन्नई केस का। आगे है तमिलनाडु हैज ऑल्सो कार्व्ड आउट। कार्व आउट का मतलब होता है निर्मित करना, बनाना। जैसे कि पंजाब की कोशिश थी, वैसे तमिलनाडु ने क्या किया है, 3% का कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का मतलब एक आप कह सकते हो कि एक विभाजन किया है, ठीक है, एक प्रकार से एक सेक्शन को इतना परसेंटेज दिया है। तो कह रहा है द्वितीयार्स, जैसे कि वहां पे मजहबी सिख और वाल्मीकि की बात थी, वैसे ही यहां पे एक जाति है अरुंधतीयार्स की, तो इनके लिए 3% के कंपार्टमेंट की बात तमिलनाडु ने की है। तमिलनाडु ने 3% के कंपार्टमेंट को यहां पे बनाया है। किसमें, 18% जो एससी कोटा है उसी के अंदर 18% इसको कोटा है, और एससी के अंदर एक ये अरुंधतीयार्स आते हैं, तो तमिलनाडु ने क्या 3% इनको एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। फिर कह रहा है सच अफर्मेटिव एक्शन, ऐसा कोई जो सकारात्मक कदम है, प्रोग्राम विल बी प्रोटेक्टेड, इसकी सुरक्षा की जाएगी इफ अ लार्जर बेंच ओवरटर्न्स द चेन्नई फॉर्मुलेशन। कब, जब कोई बड़ी बेंच, जैसे 5 सदस्य की बेंच थी, उससे बड़ी बेंच जो है वो क्या करती है, अगर कैंसिल कर देती है इस फॉर्मुलेशन को, जो चेन्नई केस में जो जजमेंट आया था उसमें जो भी निरूपित हुआ था, उसमें जो नियम बना था, उसको अगर ये कैंसिल कर देती है तो इनका अधिकार सुरक्षित रहेगा। तो तमिलनाडु यहां पे 3% कंपार्टमेंट देने की बात इसने की है। 18% एससी कोटा में से किसको, अरुंधतीयार्स को। ऐसा कोई भी अफर्मेटिव जो प्रोग्राम है, कोई भी एक्शन प्रोग्राम्स है, उनकी सुरक्षा की जाएगी। ये पैसिव वॉइस हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म कब होगी, जब कोई बड़ी बेंच जो है, 5 सदस्य से अधिक बड़ी बेंच जो है वो चेन्नई फॉर्मुलेशन को अगर कैंसिल कर देती है, तब जाके इनकी सुरक्षा होगी। अगर वो बेंच भी फिर से इसको ओवरटर्न नहीं कर पाती है, चेन्नई फॉर्मुलेशन को, चेन्नई केस में जो जजमेंट आया था उसको, तो फिर तो जैसा है वैसा रहेगा। हाउएवर, हालांकि द आउटकम में नॉट बी एन अनमिक्स्ड ब्लेसिंग फॉर दलित्स एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है बड़े स्तर पर। हालांकि जो परिणाम होगा, आउटकम का मतलब परिणाम होता, रिजल्ट होता है। हालांकि जो परिणाम होगा वो हो सकता है कि वो एक अनमिक्स्ड ब्लेसिंग्स नहीं हो। अनमिक्स्ड का मतलब जो मतलब मिश्रित ना हो, प्योर हो। अनमिक्स्ड का मतलब एब्सोल्यूट हो, पूर्ण हो, यूं कह सकते हो, शुद्ध हो, क्लियर, एकदम बिल्कुल शुद्ध को बोलते हैं यहां पे अनमिक्स्ड। ब्लेसिंग का मतलब यहां पे पॉजिटिव चीज मान लो, वैसे तो आशीर्वाद को बोलते हैं। दलित्स पता ही आपको, एट लार्ज मतलब बड़े स्तर पर। हो सकता है कि जो परिणाम निकल कर आए, जो भी मतलब बड़ी बेंच, अगर कोई बड़ी बेंच भी कुछ भी निर्णय देती हो, लेकिन उसका मतलब यह हो सकता है कि बड़े स्तर पर दलित को यहां पे, दलित के लिए बहुत अच्छी बात नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है। रिसेंट जूरिस्प्रूडेंस, जो हाल ही में जो निर्णय है, ये होता है निर्णय, ठीक है। इज वियरिंग टुवर्ड्स, वियरिंग का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज करना, देख सकते हो, वियर का चेंज, डेविएट, डाइवर्ज, दिशा परिवर्तित करने को, मुड़ने को बोलते हैं वियर। तो हाल ही का जो जुरिस्प्रूडेंस है, न्यायिक क्षेत्र है, जो न्याय है, इज वियरिंग टुवर्ड्स, वो उस ओर मुड़ रहा है, उस ओर झुक रहा है। किस ओर, उस व्यू के ओर, उस नजरिए की ओर, दैट द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट, कि जो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है, शुड बी अप्लाइड टू एससी एसटी कैंडिडेट्स, टू वो एससी एसटी कैंडिडेट्स पर भी अप्लाई होना चाहिए। कि कहीं पर मान लीजिए अच्छी स्थिति हो चुकी है, किसी के घर में गवर्नमेंट जॉब लग चुका है, क्रीमी लेयर में आ चुका है, तो फिर वो जो एक चीज है उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए, जो भी कुछ हो, वैसा जो चीज है वो अप्लाई होनी चाहिए एससी एसटी कैंडिडेट्स पर भी। अप्लाई के साथ में टू लगता है, ये बात नोट कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि हाल ही का जो जुरिस्प्रूडेंस है, हाल ही का जो न्याय शास्त्र है, हाल ही में जो भी चीज़ें चल रही है, जो जजमेंट आते हैं, वो जो जुरिस्प्रूडेंस है वो झुक रहा है उस व्यू की ओर कि एससी एसटी कैंडिडेट, जो ओबीसी पर लागू होता है ना, वैसा एससी एसटी कैंडिडेट पर लागू होना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट, क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट।
इसके बाद दे रखा है गिवन द ऑपरेशन, गिवन का मतलब देखते हुए, कंसीडरिंग, ठीक है, ये प्रेपोजिशन के रूप में आता है इस कंडीशन में। ऑपरेशन का मतलब दमन होता है, प्रताड़ना होती है, तो परसिक्यूशन, अब्यूज या सप्रेशन को बोलेंगे ऑपरेशन। तो गिवन द ऑपरेशन एंड मार्जिनलाइजेशन, तो इस चीज को देखते हुए कि एक तो दमन होता है, प्रताड़ना मिलती है, और एक क्या है, इनको हाशिए पर रखा जाता है। मार्जिनलाइजेशन हाशिए पर रखना मतलब अधिक इंपॉर्टेंट न मानना, ठीक है। दलित्स, तो वो दलित जिनका मतलब मार्जिनलाइजेशन हो चुका है, जिनका ऑपरेशन हुआ है, दमन हुआ है, वो लगातार वो दमन और वो हाशिए पर रखने वाली चीज जो है, इनको इंपॉर्टेंस जो नहीं मिलती है, वो लगातार फेस करते हैं। इट इज अ मूट क्वेश्चन, तो ये एक विवादास्पद प्रश्न है। मूट का मतलब होता है विवादास्पद, डिबेटेबल, डिस्प्यूटेबल, आर्ग्यूएबल। तो ये एक विवादास्पद प्रश्न है। वेदर दिस इज द एप्रोप्रिएट टाइम, कि क्या ये उपयुक्त समय है। वेदर जब लगता है तो वो एक प्रश्न है, तो क्या ये उपयुक्त समय है, क्या, किसका, टू बिगिन एक्सक्लूडिंग सम ऑफ देम ऑन द ग्राउंड, कि आप उनमें से कुछ को बाहर निकाल दो, दैट दे आर बेटर ऑफ देन द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। इस आधार पर, इस बेस पर, ग्राउंड का मतलब यहां पे कारण या इस बेस पर, कि वो लोग जो हैं वो उस कम्युनिटी के बाकी तबकों से कहीं अच्छी हालत में हैं। बेटर ऑफ का मतलब इन एन एडवांटेज, क्रिमिनल वाली बात आ गई, अधिक एडवांटेज पोजीशन में। जैसे मैं कह दूं कि एससी के अंदर फिलहाल मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ये 4 लोग हैं, ए बी सी डी। यहां देखा गया कि डी जो है वो इनसे कहीं ज़्यादा अच्छा हो गया है, क्रीमी लेयर में आने लगे, तो डी को एक्सक्लूड कर दो इस आरक्षण वाले खेल से। तब लेखक यहां पे कहना चाहता है कि चूंकि दलित जो हैं अभी भी प्रताड़ना का शिकार होते हैं, अभी भी इनको इतनी इंपॉर्टेंस समाज में नहीं मिलती है, तो ये एक विवादास्पद प्रश्न बन जाता है कि क्या ये उपयुक्त समय है कि कुछ लोग, कुछ जो यहाँ पे जातियाँ हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं, वो औरों से अधिक अच्छी है, तो उनको अब निकाल दिया जाए इस आधार पर कि वो अधिक अच्छी हैं, तो निकाल दिया जाए। द कंसर्न, ये जो चिंता है, शुड बी लेस अबाउट द क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर के बारे में कम होनी चाहिए। ऑक्यूपाइंग पोस्ट अंडर एससी कोटा, क्रिमिनल वाले वो लोग जिनको पोस्ट मिली हुई है, जिनको मतलब सरकारी नौकरी मिली हुई है एससी कोटा के तहत, और चिंता किस बारे में अधिक होनी चाहिए, मोर अबाउट इंश्योरिंग एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, कि उनको पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व मिले समाज के अंदर। एडिक्वेट, पर्याप्त, ये प्रतिनिधित्व है। इंश्योरिंग, सुनिश्चित करना, टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड अमंग दलित्स, और प्रतिनिधित्व किसका, जो सबसे अधिक मार्जिनलाइज्ड है, सबसे ज़्यादा उनको हाशिए पर रखा जाता है, इंपॉर्टेंस इनको नहीं मिल दलित के बीच में, उनका प्रतिनिधित्व करे, इस आधार पर होना चाहिए। तो लेखक कह रहा है कि चिंता आप इस बात की मत करो कि क्रीमी लेयर के तहत जो भी मतलब पोस्ट में क्रीमी लेयर के जो लोग हैं, उन्होंने एससी कोटा के तहत सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है ना, उसके बारे में सोचना कम है, सोचना अधिक उस बारे में है कि दलित्स के बीच में जो सबसे अधिक मार्जिनलाइज तबका है उसका रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करें पर्याप्त रूप से। ये ज़्यादा बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे नए वर्ड्स आपको देखने को मिले आज। ओवरटर्न को जोड़ेंगे आप कैंसिल से, कैंसिल करना है, रद्द करना है, समाप्त करना है। सब्सिक्वेंट का मतलब फॉलोइंग होता है, परिणाम स्वरूप, है ना, बाद वाला। कार्व आउट है, कार्व आउट का मतलब होता है क्या, निर्मित करना, क्रिएट, ई जुड़ जाएगा। फिर प्रेफरेंशियल का मतलब स्पेशल होता है, तो ये ए जुड़ जाएगा इसमें। और कोजेंट जो शब्द है, कोजेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, तो ये हो जाएगा बी। तो ये आपका सॉल्यूशन है इस रिवीजन का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिएगा आगे है ट्रांसलेशन, उससे दूसरों के मामलों में ताक झांक करने की बुरी आदत है, तो ही हैज़ अ बैड हैबिट, उसे बुरी आदत है, किसकी, तो का के लिए ऑफ लग गया, प्रिपरेशन लग गया, तो आईएनजी। स्नूप इनटू एक वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब ताक झांक करना। मैटर्स ऑफ अदर्स, ठीक है, दूसरों के मामलों में। दूसरा, वह हर रोज शाम को सोकर समय गुजारता है, डेली स्लीप्स अवे, स्लीप सो टाइम गुजारना, समय मतलब सोकर समय गुजारना, तो ही डेली स्लीप्स अवे इन द इवनिंग, हर शाम, हर रोज शाम को। बड़े बदलाव में 30 से, बड़े बदलाव का मतलब इन मेजर रीशफल, ऋषभ बड़े बदलाव में 30 से अधिक, ओवर 30, क्या, पुलिस ऑफिसर्स। वर्ड ट्रांसफर, ट्रांसफर कर दिए गए, तबादले कर दिए गए, पैसिव वॉइस है, सेकंड फॉर्म का पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो इन मेजर रीशफल, बड़े बदलाव में ओवर 30 पुलिस ऑफिसर्स वर ट्रांसफर्ड। पैसिव प्रेपोजिशन की बारी है। वन मस्ट नॉट बी एडिक्टेड टू, एडिक्ट में टू लगता है, स्मोकिंग, किसी को भी लत नहीं होनी चाहिए धूम्रपान करने की, ये कहना चाहता है। यू मस्ट प्रॉमिस टू अबाइड बाई रूल्स, अबाइड में बाई लगता है, अबाइड बाई का मतलब होता है पालन करना। एवरी रूल हैज एन एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन में टू लगता है, अपवाद,
लिख लीजिएगा, एडिक्टेड में टू लगता है लत होने के लिए, बुरी आदत होने के लिए लगता है। अवॉइड में बाई होता है, ये पालन करने को बोलते हैं। और एक्सेप्शन में टू लगता है, अपवाद के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल। कल तो नहीं मिल पाएंगे, परसों शाम 5 बजे वेंसडे को मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए नमस्कार। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं ज़रूर से इसे शेयर कर दें। मिलते हैं वेंसडे को। थैंक यू वेरी मच।